नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और हम अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्लियर? और इसके अंतर्गत जो क्लासें हुई है वो 4, ये क्लास पार्ट नंबर 5 है। यानी इससे पहले हम 4 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, संरचना, कार्य आदि का विस्तृत जानकारी प्रदान की। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें महासभा, इसके बारे में मैंने आपको बताया विश्व की संसद, विश्व का अंतःकरण, विश्व का अंतःकरण, और इसके बाद हमने पढ़ी थी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में मैंने आपको इसका संगठन, कार्य, वीटो के पक्ष, विपक्ष आदि बातों का मैंने आपको जानकारी प्रदान की। अब वीटो के बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह है न्यास परिषद। अतः हम अब पढ़ेंगे न्यास परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह बच्चों, इसके संगठन, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां अध्याय न्यास परिषद से संबंधित है। यानी यूएन का जो चार्टर है उसमें 8 क्लियर 8वां जो अध्याय है वह न्यास परिषद से संबंधित है। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा, जो समझौते द्वारा संपादित होगा। नेक्स्ट, न्यास सिद्धांत का उद्भव। न्यास सिद्धांत का उद्भव, यानी इसका उद्भव किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूरोपीय उपनिवेशीय राष्ट्रों ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंडों पर अपना क्रूरतम शासन स्थापित रखा था। यानी यूरोप के जो राष्ट्र थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया और वहां पर क्रूरतम शासन किया। इन पराधीन क्षेत्रों के लोगों के साथ तरह तरह के अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक व्यवहार किया जाता था। यानी ये जो गुलाम देश थे इनके साथ अव्यवहारिक और अमानवीय अत्याचार ये लोग करते थे, व्यवहार किया करते थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन पराधीन प्रदेशों के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। यानी इन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया और स्वशासन के प्रति मुक्ति के लिए आंदोलन किए। वर्साई की संधि के पश्चात इस धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ, यानी कुछ परिवर्तन हुआ कि उपनिवेश केवल साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों के हित के लिए विद्यमान है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में वर्साई की संधि हुई कि उपनिवेश जो स्थापित किए जा रहे हैं और वो जो उपनिवेश है वो जो उपनिवेश बना रहा है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी है, शक्तियों के हितों के लिए विद्यमान है। सिद्धांत में यह कहा जाने लगा कि उपनिवेश अंततः स्वशासन प्रदान किया जाएगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने मैंडेट पद्धति के सिद्धांत पर यही प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी राष्ट्र संघ बना और उसमें मैंडेट प्रणाली आई। उसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ
ने उन जो पराजित गुलाम देश थे उन पर अपना प्रभाव जारी रहा और उनके संरक्षण में ही वह रहे, यानी नाम परिवर्तन कर दिया, गुलामी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, अंतर नहीं था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी मित्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को उद्घोष किया, यानी जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इन्होंने इन पराजित जो गुलाम राष्ट्र थे उनको आत्मनिर्णय का देने की बात कही, जिससे क्या विश्व लोकमत इनके साथ हो जाए का उद्घोष किया। यह सर्व विवादित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश एशियाई उपनिवेश पर जापान का अधिकार कर लिया था, यानी बहुत से इनके उपनिवेश थे पूर्वी देशों के, पश्चिमी देशों के, उन पर पूर्वी जो देश था जापान, उसने अधिकार कर लिया था। अतः उन्होंने आत्मनिर्णय की बात कही, ऐसे नहीं कही, अधिकार कर लिया था। उन्होंने पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका अत्यंत चिंतित हो उठा। यानी इन जो यूरोपीय देश है, अमेरिका है, इनके बहुत से जो ये पूर्वी पश्चिमी जो देश थे, जिनमें ये उपनिवेशवादी जो देश थे, उनके बहुत से जो प्रांत थे उन पर जापान का अधिकार होने से अमेरिका चिंतित हो उठा। तो दूसरी ओर एशिया के अधिकांश पराधीन भूखंडों के लोग जागृत हो गए। दूसरी ओर जो गुलामी का जीवन जी रहे थे, जिनको उपनिवेश बनाया गया था, वह लोग भी जागृत हो गए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए इन पराधीन क्षेत्रों को स्वाधीनता का आश्वासन देना आवश्यक हो गया था। यानी परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बन गई थी कि इन मित्र राष्ट्रों ने उनको स्वाधीन देने की बात समझ ली थी कि अगर हम नहीं देंगे तो ये जो राष्ट्र है, गुलाम है, इन पर जापान का अधिकार हो रहा है और ये जापानी राज का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको गुलाम बनाया है। अतः अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित हो गया। विश्व लोकमत उनकी ओर जा रहा था और जा रहा था। साथ ही जो ये गुलाम देश थे उनमें भी स्वतंत्रता की बात अब जागृत हो चुकी थी, देना आवश्यक हो गया। अंततः अमेरिका इस बार दृढ़ हो गया कि उपनिवेशवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। यानी अमेरिका को यह आभास हो गया था कि अब उपनिवेश ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पराधीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया, यानी जो उपनिवेश थे उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। परंतु ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल साम्राज्यवादी का संघ फूंकते रहे, यानी उनके जो मित्र थे वो ब्रिटेन वो साम्राज्यवाद का संघ फूंकते रहे, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसके थे? उन्हीं के थे और वो ये चाहते थे कि साम्राज्यवाद बना रहे। मैं इसलिए थोड़ी बनाऊं कि मैं लोगों को स्वतंत्रता दूं। उपनिवेशवाद के उन्मूलन के मार्ग पर अमेरिका पीछे नहीं हटा। जब संयुक्त राष्ट्र का चार्टर प्रारूप तैयार हो रहा था, उससे बहुत पहले ही 22 संगठन संबंधी अमेरिकी प्रारूप 14 जुलाई 1943 में प्रकाशित हो चुका था। उक्त प्रारूप में 12 अनुच्छेद में कहा गया था कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहां के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा। यानी यह बात की गई कि अनेक राष्ट्रों को अगर हम आज़ाद कर रहे हैं या आज़ाद हो रहे हैं तो वह अगर अपने शासन को नहीं कर पा रहे हैं, अपने आर्थिक व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उनको सहयोग देंगे। और यह सहयोग वाली बात ही न्यास परिषद है, सिद्धांत लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में उनको रखा जाएगा, उनकी व्यवस्थाएं की जाएगी। इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य यह होगा कि पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर लेंगे। यानी जब इनका सहयोग किया जाएगा और लोगों को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए और वह राजनीतिक दक्षता प्राप्त कर लेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासन भार स्वयं ग्रहण कर लेंगे। यानी आगे चलकर वह राजनीतिक जो बात सीखेंगे और वह अपने देशों का जो शासन है वह ग्रहण कर लेंगे न्यास परिषद के अंतर्गत। यानी न्यास परिषद में जो बात की गई थी वह यह थी कि जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको ये राजनीतिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वह आगे चलकर अपने राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को रक्षा कर सकें। क्लियर? ये न्यास परिषद का जो बोलते ना उद्भव क्यों हुआ? क्योंकि विश्व में अब स्वतंत्र वातावरण का अस्तित्व आने लगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अनेक प्रशांत महासागर और एशियाई देशों पर अधिकार कर लिया, जिससे अमेरिका चिंतित हो उठा और विश्व जनमत उनकी ओर से चला न जाए, इस बात को लेकर अमेरिका ने
यह उद्घोषणा की कि आत्मनिर्णय के प्रश्न पर सभी राष्ट्रों का सम्मान किया जाएगा और उपनिवेशवाद का अंत किया जाएगा। किंतु ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल इस बात के समर्थक नहीं थे, वह तो साम्राज्यवाद के घोर समर्थक थे। क्लियर। अगला हम पढ़ेंगे न्यास परिषद के उद्देश्य। उद्देश्य यानी न्यास परिषद का उद्भव तो हो गया, यानी यह किन किन उद्देश्यों को लेकर चला, इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। चार्टर के अनुसार न्यास पद्धति के 4 उद्देश्य हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, यानी इसका इनके जो उद्देश्य हैं उनमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति को बढ़ाना। शांति, यह भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात कर रहा है, को बढ़ाना। लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना। स्वतंत्रता, समानता का क्रमिक विकास में सहायता देना, यानी लोगों को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वतंत्रता आदि का विकास करना न्यास परिषद का उद्देश्य है। और स्वतंत्रता, स्वशासन प्रदान करना और इनका क्रमिक विकास करना न्यास परिषद का उद्देश्य है। यानी न्यास परिषद में अगर कोई राष्ट्र आता है तो वह उस राष्ट्र को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए इसकी बात वो करेंगे और उनको स्वतंत्रता दी जाएगी और उनका स्वशासन धीरे धीरे उनको हस्तांतरण किया जाएगा। न्यास परिषद का ये उद्देश्य जो अच्छा है। जाति, लिंग, भाषा का, धर्म का भेदभाव किए बिना मानवीय अधिकारों, मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना। उनमें यह भाव जगाना कि संसार के लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी जाति, लिंग और अंतर्राष्ट्रीय जो रंग भेद की जो नीति होती है उनको समाप्त करना और विश्व को ये संदेश देना कि हम एक दूसरे के सहयोगी रह सकते हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यानी जाति, लिंग, भाषा और धर्म भेदभाव को किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, यानी मानवीय भावना और मूल स्वतंत्रता के भाव को बढ़ाना इसका प्रमुख कार्य है। उनमें यह भाव जगाना कि संसार में सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। चौथा, सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्य संबंधों मामलों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता का व्यवहार का विश्वास दिलाना, यानी जो भी उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कर्तव्य है और संयुक्त राष्ट्र संघ को उनको ये कहना है कि सभी को समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा, यानी समानता के भाव को लागू करना। सभी को समान समझा जाएगा। ये न्यास परिषद के जो 4 उद्देश्य हैं जो प्रमुख रूप से सराहनीय हैं। यानी जो नवोदित राष्ट्र हैं जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं वो अपनी व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, स्वशासन नहीं चला पा रहे हैं, तो न्यास परिषद उनका सहयोग करती है, उनको लेती है और उनके अंदर उनकी शांति और सुरक्षा की बात करती है। सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वशासन आदि को बढ़ावा देने के लिए वह कार्य करती है और जाति, लिंग, रंग और उनमें मानवीय अधिकारों की बात को वो करती है और किसी भी प्रकार की समानता, सब प्रकार की समानता उनमें स्थापित हो ऐसी बात भी वह करती है। अगला है न्यास पद्धति का इतिहास। ये न्यास परिषद के उद्देश्य हो गए। अब नेक्स्ट इसका इतिहास क्या रहा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। मैंडेट की भांति न्यास की व्यवस्था भी भिन्न शक्तियों के समझौते का परिणाम थी। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी समय कुछ पिछड़े, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का स्वशासन चला सके और अपने भाग्य विधाता बन सके। इन्हें दूसरे विकसित तथा उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित है, यानी जो बहुत से ऐसे पिछड़े हुए देश थे, कबीले थे, उनको अपना स्वशासन चलाने के लिए वे योग्य नहीं थे, अतः इनकी सहायता की जानी चाहिए। सभ्य देशों का दायित्व है कि उनके विकास की पूरी सहायता दें
और जब तक वे ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाता, इनकी और इनके हितों की देखभाल इन्हें न्याय अमानत यानी ट्रस्ट के रूप में करें। इनका अपना स्वार्थों के लिए शोषण न करें। शक्तियों द्वारा इनके कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में होना चाहिए, यानी मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत जो अल्प विकसित देश है उनका सहयोग करें, उनका शोषण नहीं करें। राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि के साम्राज्यवाद से प्रताड़ित हुए प्रदेशों के लिए थी, यानी मैंडेट व्यवस्था जहाँ एक संकुचित थी, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के लिए थी, यानी जो गुलाम देश थे उन सभी के लिए ये थी। वो तो सिर्फ एक टर्की और जर्मनी के लिए ही थी। अगला अब देखेंगे न्यास परिषद के अंतर्गत कौन कौन से देश आए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी वह देश जो न्यास पद्धति के अंतर्गत आए हैं और न्यास पद्धति ने इन पर किस प्रकार से इनकी देखभाल की, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चार्टर के न्यास पद्धति में आने वाले दो प्रकार के पराधीन प्रदेशों का वर्णन है, यानी चार्टर में दो प्रकार के देशों का वर्णन है जो न्यास पद्धति के अंतर्गत आते हैं। पहला, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों के वशवर्ती और उनके साम्राज्य के विविध प्रदेश जिन्हें स्वशासन न करने वाले प्रदेश कहा जाता है, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड और पश्चिमी देशों के वशवर्ती यानी उनके आसपास के आने वाले देश। इसमें चार्टर के केवल सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है और इन पर शासन करने वाली शक्तियों पर संघ का उनके अतिरिक्त कोई नियंत्रण नहीं है और ये संबंध में कुछ सूचनाएं संघ को दे। न्यास प्रदेश तीन प्रकार के होते हैं। पहला, मैंडेट के अधीन प्रदेश। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीन लिए गए थे वो। और तीसरा है अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। अभी तक सभी किसी भी देश को अपनी वशवर्ती किसी क्षेत्र का संघ के सौंपने की उदारता नहीं दी गई, यानी ये उनके आसपास के जो देश है उनका शासन उनको सौंपने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी। राष्ट्र संघ में मैंडेट वाले प्रदेशों में दक्षिण अफ्रीका के यूनान, पश्चिमी अफ्रीका को तीव्र आलोचना के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति के अंतर्गत प्रदान किया गया, यानी दक्षिणी अफ्रीका में जो यूनियन ने दक्षिणी पश्चिमी एशिया को न्यास परिषद के अंतर्गत एक्सेप्ट किया। अब 11 प्रदेश ऐसे हैं जो इसमें आए हैं, जिनमें न्यू गिनी, रुवांडा, उरुंडी, फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, पश्चिमी समाओ, ब्रिटिश कैमरून, ब्रिटिश टोगोलैंड, नौरू, प्रशांत महासागर के द्वीपों का न्यास प्रदेश और सोमालीलैंड, ये सब न्यास परिषद के अंतर्गत इनकी व्यवस्थाएं बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ मदद कर रहा है। अगला है न्यास परिषद का संगठन। यानी न्यास परिषद का संगठन किस प्रकार हुआ और ये क्या कर रहा है। न्यास परिषद का संगठन निम्न प्रकार से होता है। जिन राष्ट्रों को न्यास का प्रभार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। यानी न्यास परिषद का जो उत्तरदायी दिया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। इन देशों को न्यास परिषद का कार्य सौंपा गया है। ब्रिटेन है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है ऐसे राज्य चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, अब रूस गए। उतने दूसरे सदस्य जिनके न्यासित प्रदेशों का शासन प्रयोजन चलाने वाले न चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए पर्याप्त है हो, ऐसे सदस्यों का निर्वाचन महासभा के 3 वर्ष के लिए होता है। निर्वाचित सदस्य अपनी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद फिर निर्वाचित हो जाता है। न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उसकी सदस्यता घट गई तथा उसमें अब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। उसने इस प्रक्रिया के नियमों में संशोधन कर लिया है ताकि वह जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ उसकी बैठक की जा सके। यानी निम्न प्रकार से ये देश थे, ये पहले ऐसा काम न्यास परिषद का काम करते थे, किंतु व्यवस्था बदल गई है तो 5 महाशक्तियों ने इसमें भी परिवर्तन कर दिया है। अब वो 5 जो वीटो प्राप्त स्थायी सदस्य हैं वही ये तय करते हैं कि कहाँ पर न्यास परिषद होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए और किनको इसकी व्यवस्था सौंपी जानी चाहिए। यह न्यास परिषद का प्रमुख संगठन है।
नेक्स्ट इसके कार्य, यानी ये न्यास परिषद कैसे कार्य करता है उसके बारे में वर्णन करेंगे। न्यासीय प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती हैं। दूसरी, प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्ट की जांच, उन पर विचार करना। तीसरा, सत्ताओं के परामर्श के प्रार्थना पत्र पर विचार करना। सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यासित प्रदेशों का दौरा करना। न्यास परिषद के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। यानी न्यास परिषद का जो कार्य करती है वो किस प्रकार करती है, यानी संबंधित जो प्रदेश है जो न्यास में दिया गया है उसकी जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी प्रगति की सूची तैयार करती है। यानी जो रिपोर्ट भेजी जाती है न्यासित जो प्रदेश वहां पर कर रहा है, न्यासता में जिसको यानी एक्स अगर प्रॉब्लम है तो वाई को उसका न्यासित बना दिया जाता है। ठीक है, तो वह बार बार वार्षिक रिपोर्ट अपनी भेजेगा जिस पर वह विचार विमर्श करती है और उसकी सूची तैयार करती है और शासन चलाने वाली संस्थाओं को वार्षिक रिपोर्ट भेजती है। दूसरा, प्रशासनिक सत्ताओं से रिपोर्ट प्राप्त की जांच पर उन पर विचार करना, यानी वाई ने जो रिपोर्ट भेजी है न्यास परिषद उस पर जांच करता है, उसकी पड़ताल करता है। प्रशासनिक रिपोर्ट की जांच और उन पर विचार करना। तीसरा, इन सत्ताओं के परामर्श के प्रार्थना पत्र पर विचार करना, यानी कौन कौन से सुधार होने चाहिए, इन्हीं बात पर विचार विमर्श करते हैं। सत्ता के यदा कदा नियत समय पर परीक्षण के लिए न्यायिक प्रदेशों का दौरा करना, यानी न्यास परिषद इनका एक्स का दौरा भी करेगी कि कितना सुधार वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है, इनका बात करती है। न्यास परिषद के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, यानी न्यास परिषद में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो बहुमत से लिया जाता है, प्रत्येक का एक वोट माना जाता है। न्यास परिषद स्वयं ही अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाती है। यह न्यास परिषद जो है अपने कार्य के लिए, संपादन के लिए स्वयं ही नियम, कायदे, कानून बनाती है, जिसमें अध्यक्ष के चुनाव का ढंग भी सम्मिलित है। वर्ष में साधारण 2 अधिवेशन होते हैं, पहला जून के अंतिम पक्ष में और दूसरा नवंबर के उत्तरार्ध में। आवश्यकता विशेष अधिवेशन न्यास परिषद अथवा महासभा के प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य के अनुरोध पर भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यास परिषद का मूल्यांकन, यह है यानी किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में क्या मूल्यांकन है, इसका जानकारी। मूल्यांकन, न्यास परिषद को अपने उद्देश्य में अपूर्व सफलता मिली है। रोमुलू के शब्दों में न्यास परिषद की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को विप्लवन का सामना करना पड़ रहा है। परिषद में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अधिकांश न्यास प्रदेश 15-20 वर्षों में की अल्प अवधि में ही स्वतंत्र हो गए। 1957 में ब्रिटिश टोगोलैंड, 1960 में फ्रेंच कैमरून, टोगोलैंड, फ्रेंच टोगोलैंड, इटालियन सोमालीलैंड स्वतंत्र हो गए। 1961 में ब्रिटिश कैमरून और टोंगानिका, 1962 में रुवांडी, उरुंडी, 1968 में नौरू द्वीप, 1973 में न्यू गिनी के न्यास प्रदेश स्वतंत्र हो गए। यानी 15-20 वर्षों में न्यास परिषद के अधीन ये रहे, फिर यह स्वतंत्र हो गए और अपनी व्यवस्था इन्होंने संभाल ली। सितंबर 1975 में पपुआ न्यू गिनी का न्यास क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार पैसिफिक आइसलैंड के न्यास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी न्यास या तो स्वतंत्र हो गए व पड़ोसी राज्यों में मिल गए, यानी बहुत से जो थे जो पड़ोसी राज्य में भी मिल गए। नवंबर 1994 में सुरक्षा परिषद के 11 न्यासी क्षेत्रों में से अंतिम क्षेत्र का साथ न्यासी संबंधी समझौता समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ का न्यासी क्षेत्र उससे अलग हो गया। पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया, यानी जो न्यासी परिषद थी उसका कार्य अब नहीं रह गया। अतः उसमें जो विश्व की जो स्थायी सदस्य थे, वीटो प्राप्त थे, उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए और अब वही 5 सदस्य इसका कार्य भी देखते हैं। यानी न्यास परिषद का जो कार्य था वो एक समय आकर 1994 तक वह अमूमन वह समाप्त हो गया, क्योंकि बहुत से जो एशिया अफ्रीका के देश थे वह स्वतंत्र हो गए और या तो अपने पड़ोसी राज्य देश में मिल गए या स्वतंत्र हो गए। न्यास परिषद का अब कोई कार्य नहीं रह गया। इस प्रकार हमने देखा न्यास परिषद किस प्रकार कार्य करती है, इसकी संरचना, इसका संगठन,
ठंड की विस्तृत वाक्या परिचर्चा चर्चा हमने की और यह न्यास परिषद आपके सामने मैंने प्रमुख रूप से रखा। अतः निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि न्यास परिषद का जो कार्य था वो विशेष रूप से उल्लेखनीय था और उसने अपनी उल्लेखनीय भूमिका उसमें निभाई थी। अतः न्यास परिषद का न्यास सिद्धांत का उद्भव किस प्रकार हुआ कि राष्ट्र संघ में जो मैंडेट प्रणाली थी जो जर्मनी और टर्की के विरुद्ध अपनाई गई थी उसका एक वृहद रूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों के लिए, इसलिए इसका उद्भव और सिद्धांत रहा। इसके उद्देश्य समानता, भातृत्व आदि की बातों को लेकर यह चला। और इसका इतिहास में मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इनको प्राप्त किया, वो मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत, न्यास के अंतर्गत। फिर इसका संगठन, फिर इसके कार्य और इसका मूल्यांकन आपके सामने मैंने रखा। अतः निश्चित रूप से ये जो सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा न्यास परिषद का के बारे में यह है कि इसका जो 1994 के बाद इसका जो व्यापक रूप है वो थोड़ा कम होता गया और इसकी अब आवश्यकता नहीं रही। अतः विश्व की जो 5 महाशक्तियाँ हैं उन्होंने इसका स्थान ग्रहण कर लिया और इसी के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। इस प्रकार आपके सामने मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा की। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे सचिवालय, जो एक अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, और इसमें जो पढ़ाया आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अतः हम अगली क्लास में इसका आगे कंटिन्यू जारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।